नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें। जहां तक दी जयपुर डायलॉग्स 2026 ओपन सर्च की बात है तो रजिस्ट्रेशन वीडियो पर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लगातार मैं आप सबों से कह रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अब औकात नहीं है कि वो इस युद्ध को समाप्त कर सके, क्योंकि ये एक पूरी विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया है, लेकिन ये एक विश्व का आर्थिक युद्ध हो गया है। और आज के युग में आर्थिक युद्ध मिलिट्री युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और वो आर्थिक युद्ध स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद करके, हॉर्मुज का जल मध्य बंद करके ईरान ने पूरी तरह से अपने हाथ में कर लिया है। तो इस समय ईरान ने जो नीति अपनाई है कि हम तो डूबेंगे सदम, सबको ले डूबेंगे, तो वो सबको लेके डूब रहा है। पूरा गल्फ रीजन तो उसने डुबो ही दिया है। गल्फ की स्थिति ये हो गई है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े डेस्टिनेशंस बन रहे थे, वहां पर डेस्टिनेशन से, वो सारे डेस्टिनेशन से जितनी भी टेक कंपनीज है वो अपना अपना इन्वेस्टमेंट उठा के भाग रही है। जो बैंकिंग कंपनीज है वो भी भाग रही है। बैंकिंग कंपनीज क्यों भाग रही है? क्योंकि जो अति आत्मविश्वास है, या जिसको कहे कि गवर्नमेंट अहंकार, हमारे ट्रम्प अंकल का और थोड़ा बहुत इसराइलियों को भी कहा जाएगा, उसने उन्होंने जिस प्रकार से अलग अलग निशानों पर जब भी उन्होंने निशाना बनाया है, तो उसका इतना तगड़ा रिप्लाई आया है। और वो रिप्लाई इनके जो दोस्त हैं, अरब ममालिक है, वहां आया है, और उसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। जैसे आप देख सकते, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे 24 घंटे से उससे पहले आप एक ईरान के बैंक के ऊपर इसराइल ने हमला किया, ये सोचते हुए कि भाई IRGC का सारा हर ट्रांजैक्शन इस बैंक से होता है, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। उसके हेडक्वार्टर पर तेहरान में हमला किया। उसके बाद फिर ईरान ने एक चेतावनी जारी कर दी कि जितने भी बैंक हैं पूरे गल्फ रीजन में, उनसे एक एक हजार मीटर दूर, यानी एक किलोमीटर रेडियस हर बैंक की, वहां लोग अपने मकान, दुकान सब कुछ खाली कर दे, क्योंकि अब वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट। आप सोचिए क्या पैनिक हुआ है। और उस पैनिक के चलते जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल बैंक थे, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, जितने भी बड़े बड़े बैंक थे, वो सारे के सारे जो है वो अपना चैप्टर बंद करके और भाग लिए वहां से। और ऐसा लगता है कि वो वापस भी नहीं आएंगे। यही अमेजॉन डेटा सेंटर के साथ हुआ। इसी तरह से और लोग जितने भी वहां पर निवेश कर रहे थे, जो वहां पर अपने सेंटर्स बना रहे थे, ग्लोबल सेंटर्स बना रहे थे, GCC सेंटर्स बना रहे थे, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जिनको बोलते हैं, वो बना रहे थे, वो सब एक चीज तो वो बिल्कुल निश्चित कर चुके हैं कि साथ ही यहां तो अब नहीं रहना। क्यों? क्योंकि ईरान को यूएस हरा नहीं पाया। ईरान का युद्ध यूएस एग्जिट भी नहीं कर पाया है, और लग भी नहीं रहा है कि वो एग्जिट कर पाएगा। आप देखें कि यूएस के 3 टैंकर पिछले 24 घंटे में इराक के कोस्ट के पास में अपनी UAV और USV, जिसको बोलते हैं UUV, अंडरग्राउंड अनमैन्ड अंडरग्राउंड व्हीकल, अंडर वाटर व्हीकल, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल UUV, और USV अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, इनका उपयोग करके कम से कम 3 यूएस के टैंकर्स को हमला करके उनमें आग लगा दी। और 3 यूएस के टैंकर्स, आप समझिए कि ये बड़े बड़े टैंकर्स हैं, 1.5 लाख मीट्रिक टन वाले। 1.5 लाख मीट्रिक टन, और इनको अगर आप 7 से उड़ा करेंगे तो उतने बैरल्स थे इसमें, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग 1 मिलियन बैरल इसमें माल लदा हुआ था। उनको उड़ा दिया। उसके बीच में एक वो मयूरीधारी, जो थाईलैंड के फ्लैग वाला जो शिप था, वो
ट्रांजिट कर रहा था स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को, तो उसको अटैक कर दिया, ड्रोन से अटैक कर दिया, इंजन रूम में अटैक किया उसका। देखिए, किसी भी शिप का जो सबसे नाजुक पार्ट होता है वो इंजन रूम होता है। क्यों होता है इंजन रूम? क्योंकि इंजन रूम में ना केवल सारी मशीनरी होती है, आपकी मशीनरी में अगर इंजन रूम में आग लग जाए तो सारी मशीनरी क्रिपल हो जाती है। एक बात, फिर उसी में इंजन्स को फीड करने के लिए टैंक्स होते हैं, वहाँ पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट क्या होता है? एक तो जो बड़ा पावर प्लांट होता है जो शिप को प्रोपेल करता है, यानी जो प्रोपल्शन इंजन होता है, तो बड़ा इंजन होता है प्रोपल्शन इंजन, एक तो वो होता है। फिर उसके अलावा शिप के अंदर उसके बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं, क्योंकि वो जनरेटर्स जो है वो पूरे शिप को पावर प्रोवाइड करते हैं। और इन जनरेटर्स को और इस प्रोपल्शन इंजन को फीड करने के लिए, इनको फीड करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे डीजल टैंक्स और हेवी ऑयल टैंक्स इत्यादि होते हैं। हेवी ऑयल क्या होता है? ये एक क्रूड ऑयल का एक थोड़ा सा हल्का परिष्कृत रूप होता है। मान लीजिए जैसे फर्नेस ऑयल होता है काफ़ी, और उसकी जो है वो विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको हीटिंग करके रखा जाता है, हीट करके रखा जाता है। तो आप इंजन रूम पे अटैक कीजिए तो शिप क्रिपल हो जाता है। तो इंजन रूम पे अटैक कर दिया, जहाँ मयूरी नारी पे इसी तरह से उधर अटैक कर दिया। ये 3 यूएस के शिप जो है वो धू करके जल रहे हैं। तो उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के पार निकलने की भी सोच सके। और ऊपर से ये इराक के पास थे, ये तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, हम खर्ग आइलैंड उड़ा देंगे, तो ये भूल गए कि भाई इनके भी शिप्स जो है वहाँ पार्क है। अगर ये खर्ग आइलैंड पे करने की कुछ भी हिम्मत करेंगे, खर्ग आइलैंड जो है वो बूशहर के सामने एक आइलैंड है जहाँ पर सबसे बड़ा टर्मिनल है ईरान का, और जहाँ से चाइना को तेल सप्लाई हुआ करता था। और जब ईरान का ऑयल जा रहा था और ईरान के ऑयल पे सैंक्शन नहीं थी, तो वहाँ का 90% जो ऑयल था वो खर्ग आइलैंड से सप्लाई होता था। मैं भी खर्ग आइलैंड पे गया हूँ, जब मैं सेल किया करता था, और वो एक टैंकर पे था, तो टैंकर से हमने खर्ग आइलैंड से कार्गो उठाया था। और उस समय ईरान इराक को युद्ध चल रहा था। इराक के कोस्ट का मतलब ये है कि गल्फ़ का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा, गल्फ़ का ऊपरी हिस्सा जो 1000 किलोमीटर है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ से, अब वहीं इन्होंने उड़ा दिया अगर, तो फिर बाकी क्या बचा? इसका मतलब ये है कि जो इजराइल वगैरह जो ये प्लान कर रहे हैं कि इनको हम नेस्त नाबूद कर देंगे, इनका सारा ऑयल का रेवेन्यू ख़त्म कर देंगे, खर्ग आइलैंड को ख़त्म कर देंगे, ये सब कर देंगे, ये सब ना हो पाएगा। क्योंकि अगर ये होगा तो ईरान पूरे गल्फ़ रीजन को बर्बाद कर देगा, पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा। उसने जो है पिछले 24 घंटों में ओमान का जो सलाला पोर्ट है, जो कि आप ये समझे ओमान की खाड़ी से भी नीचे है, अरेबियन सी में है, अरेबियन सी के कोस्ट पे है, और वहाँ से बहुत सारा क्रूड ऑयल, ख़ासतौर से जो इनका एक सऊदी अरेबिया का एक शैबान जो एरिया है, ऑयल फील्ड्स है, वहाँ से सलाला के माध्यम से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो भी उसने क्रिपल कर दिया है। अब ईरान ने ये जो है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ईरान ये युद्ध जीत चुका है। उसका कहना है कि युद्ध तो हम बंद करेंगे, और युद्ध हम बंद करेंगे मतलब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज खुलेगी, वही युद्ध का जो अब निर्णायक मोड़ है, और युद्ध समाप्त होने का या युद्ध की जीत हार का एक ही पैरामीटर है, और वो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज। यूएस ने बड़ी बड़ी गप्पे हाँकी, बड़ी बड़ी बातें की कि हम अमेरिकन नेवल शिप्स एस्कॉर्ट कर लेंगे, हम अमेरिकन नेवल शिप्स को क्रॉस करा देंगे हॉर्मूज। कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक जो ट्वीट डाला था कि साहब हमने एक एस्कॉर्ट भेज के और कुछ शिप्स को पार करा दिया है, वो बाद में उसको टेक डाउन कर लिया, क्योंकि वो झूठ बात थी और वो खुल गई। ईरान का स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज पे टोटल कब्जा है, और जब तक वो कब्जा जारी है तब तक वो दुनिया की, पूरी दुनिया की, हाँ हम भी शामिल हैं उस पर, पूरी दुनिया की, यूएस तो क्या चीज़ है, पूरी दुनिया की छाती पर पैर रख के बैठा हुआ। और अब उसने 3 शर्तें लगा दी, 3 शर्तें लगा दी हैं। और वो 3 शर्तें क्या है? वो 3 शर्तें ये है कि सबसे पहले तो आप अपना एग्रेशन बंद कीजिए, एग्रेशन बंद कीजिए, जो भी आपने शुरू किया
शुरू आपने किया, 28 तारीख से जो कुछ भी शुरू किया सब उसको रोल बैक कीजिए। ये तो यूज़ करने को तैयार है, लेकिन वो उस पर नहीं रुक रहे। वो कह रहे हैं कि जितना भी आपने हमारा डैमेज किया है उसका कॉम्पेंसेशन दीजिए। और तीसरा जो उसने कहा है कि आगे की सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए। ये देनी पड़ेगी। आगे की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दी तो जो अमेरिकन एलाइज है, अमेरिकन बेसेस है, अमेरिकन बेसेस करने का क्या फ़ायदा हुआ? जितने सारे बेस आपने बना रखे हैं वहाँ पे, आपने कुवैत में बेस बना रखा, आपने सऊदी अरेबिया में बना रखा। सऊदी अरेबिया का अल सुलेमान बेस तो आपका बिल्कुल रियाज के पास है, जो कि आपके 600-700 किलोमीटर दूर है समुद्र से, तो वो भी नहीं आपका बच पाया। अल जाफरा जो एयरबेस है यूएई में, वो नहीं बच पाया। आपका कतर का एयरबेस नहीं बच पाया अल उदैद, और आपका जो बहरीन का जो आपका नेवल बेस है 5th फ्लीट का, वो नहीं बच पाया। कुछ भी तो नहीं बच पाया। तो इतने सारे बेस बनाए क्यों थे? अरबिल वाला जो आपका इराक का एयरबेस है वो नहीं बच पाया। सारे के सारे एयरबेस तो आपके बर्बाद हो गए। एयरबेस बना के कर क्या रहे थे यूएस वालों? तो ये जो आपके मूर्खतापूर्ण जो कार्य आरंभ किया यूएस ने, ख़ास तौर से यूएस ने, तो ये अब इनके गले की हड्डी बन गया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे ईरान की जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो मुल्ला क्रेसी है, उससे कोई किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। वो आज गिरती हो तो अब गिर जाए, कल गिरती हो तो आज गिर जाए, क्योंकि वह बहुत ही बर्बर और बहुत ही नृशंस शासक है। और उन्होंने अपनी जनता को पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि बेड़ियों में जकड़ रखा है। लेकिन यूएस ने जो सोचा था कि जनता उनके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, वो उल्टा हो गया। जनता उनके समर्थन में खड़ी हो। इन लोगों को कुछ समझ तो है नहीं किसी जगह की, बस कूद पड़ते हैं। तो अब न्यूक्लियर डील वगैरह तो ये भूल जाए, कोई न्यूक्लियर डील वगैरह तो कुछ हो नहीं रही। अब फालतू की बातें करता घूम रहा है ट्रम्प कि मेरे को कुशनर ने कह दिया, मेरे को विटकॉफ ने कह दिया। अब यही होता है जब चवन्ने लोगों को उठा के जो है वो आप ले आते हो अपनी सरकार में, और उनके कहने से सारे काम करते हो, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनते हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात नहीं सुनते हो। अब जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के कहने से आपने लड़ाई छेड़ दी, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऊपर उनको निगलेक्ट कर दिया। तो भैया यूएस की जो हेजिमनी थी उसका बिगिनिंग ऑफ द एंड आरंभ हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।